तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है प्रिवेलेंस। दोस्तों प्रिवेलेंस का मतलब होता है प्रचलन, सामान्यता या फिर व्यापकता। जैसे कि मान लो तुम्हारे सिटी में लोग है वो हेल्थ के लिए जॉगिंग और जिम का क्रेज पकड़ रहे हैं। हर गली में कोई ना कोई सुबह जो है वो आपको मॉर्निंग वॉक पर दिख ही जाता है। मतलब ये जो हैबिट है वो कॉमन और वाइड स्प्रेड हो गई है। दोस्तों यही होता है प्रिवेलेंस, यानी कि इसी को हम प्रिवेलेंस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स देकर बताऊं तो जब विंटर्स में कोल्ड और कफ ज़्यादा हो जाता है तो वो कोल्ड की प्रेवलेंस होती है, यानी कि हर जगह जो है वो हर लोगों को कोल्ड और कफ ये मतलब कि कॉमन बीमारी होती है, तो उसे हम कोल्ड की प्रेवलेंस कह सकते हैं। फिर सोशल मीडिया यूज़ हर एज के ग्रुप में बढ़ चुका है, तो ये क्या है, स्मार्टफोन एडिक्शन की प्रेवलेंस है। या फिर फास्ट फूड कल्चर जो है वो आजकल हर जगह मिलता है, तो वो क्या है, जंक फूड की प्रेवलेंस है। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कहूँ तो प्रेवलेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का कॉमन और वाइडली स्प्रेड हो जाना, तो उसे हम कहते हैं प्रेवलेंस। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका है वाइड स्प्रेडनेस, कॉमननेस, परवेसिवनेस या फिर फ्रीक्वेंसी। इन चारों का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ की मतलब कि कोई चीज़ जो है वो प्रचलित होना, कोई चीज़ फैलना, कोई चीज़ कॉमन होना, सामान्य होना, या फिर वाइड स्प्रेड होना यानी कि व्यापक होना, व्यापक होना यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि फैल जाना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलन में होना। कॉमननेस यानी कि बहुत ज़्यादा सामान्य होना, यानी कि हर जगह आपको वो चीज़ दिखने को मिल जाएगी। परवेसिवनेस का मतलब होता है प्रचलन होना, फैलना। और फ्रीक्वेंसी का भी मतलब होता है निरंतर कोई चीज़ जो है वो फैलती जाना या फिर बढ़ती जाना। बेसिकली बड़े स्वरूप में जो है वो मतलब कि अगर कोई चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है तो इन सारे चारों वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे सिनोनिम्स है वाइड स्प्रेडनेस, कॉमननेस, परवेसिवनेस या फिर फ्रीक्वेंसी। वहीं अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका है रेरिटी, अनकॉमननेस, स्कार्सिटी या फिर इनफ्रीक्वेंसी। रेरिटी का मतलब होता है जो आसानी से आपको देखने के लिए नहीं मिलती, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा रेयर होती है, तो उसे हम रेरिटी करके कह सकते हैं। अनकॉमननेस यानी कि जो सामान्यता नहीं मिलती है, यानी कि कॉमनली आपको जनरली आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए, तो उसे हम अनकॉमननेस कह सकते हैं। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमतरता होना, कोई चीज़ मतलब कि अपूर्ण होना। जैसे कि किसी चीज़ की अगर गिरावट हो जाती है, कमतरता होती है किसी चीज़ की, तो उसके लिए आप जो है वो स्कार्सिटी का यूज़ कर सकते हो। यानी कि हमने मतलब कि सिनोनिम में क्या पढ़ा था कि जैसे एक जगह पर मतलब कि कोई चीज़ जो इतनी है कि इतने अमाउंट में है कि वो आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगी, वही एंटोनिम में हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी चीज़ की कमी है, कमतरता है, कोई चीज़ अपूर्ण मैनर में जो है वो मतलब कि अवेलेबल है, पूर्ण मैनर में अवेलेबल नहीं है, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप जो है वो स्कार्सिटी का यूज़ कर सकते हो। वही लास्ट है हमारा इनफ्रीक्वेंसी, यानी कि जो चीज़ मतलब कि ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, तो उसे हम जो है वो इनफ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द प्रिवेलेंस ऑफ स्मार्टफोन्स हैज़ चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट। यानी कि जब से जो है वो मतलब कि स्मार्टफोन का जो प्रचलन शुरू हुआ है, यानी कि आज जो है वो आप देख सकते हो कि स्मार्टफोन जो है वो मतलब कि कॉमनली सबके पास मिल जाते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे कम्युनिकेशन का तरीका बदल चुका है। यानी कि पहले के ज़माने में हमारा कम्युनिकेशन का तरीका कुछ और था और आज के टाइम में हमारे कम्युनिकेशन का यानी कि तरीका कुछ और है। आज हम कॉल्स कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारे मतलब कि अलग-अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अडेंडम। दोस्तों अडेंडम का मतलब होता है परिष्टि, यानी कि संलग्न अतिरिक्त सामग्री। जैसे कि अगर आपको अच्छे से समझाऊं तो मान लो तुमने जो है वो एक स्कूल के प्रोजेक्ट में रिपोर्ट सबमिट कर दी, बाद में तुम्हें याद आया कि एक इम्पॉर्टेंट चार्ट या फिर कुछ पॉइंट जो है वो आपका मिस हो चुका है, जो कि आपने उसमें नहीं लिखा है। अब तुम उस रिपोर्ट के एंड में एक एक्स्ट्रा पेज लगाते हो जिसमें वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि तुम उसमें लिख देते हो। तो ये जो एक्स्ट्रा एडिशन या फिर सप्लीमेंट्री पार्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही अडेंडम कहते हैं।
जैसे कि अगर आपको और कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताऊं तो बुक के एंड में अगर ऑथर कुछ अपडेट्स या करेक्शन लिखता है तो वो भी एक तरीके से अडेंडम है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर बाद में कोई नया क्लॉज ऐड किया जाता है तो वो भी एक तरीके से अडेंडम है। या फिर अगर तुम्हारी टीचर बोलती है कि फाइनल नोट्स के एंड में एक अडेंडम पेज भी है तो वो भी क्या हुआ, तो वो भी हमारा अडेंडम हो गया। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अडेंडम का मतलब होता है समथिंग एडेड लेटर टू कंप्लीट और करेक्ट अ डॉक्यूमेंट। तो उसे हम कहते हैं अडेंडम, यानी कि किसी चीज़ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना सबसे आखिर में, तो उसे हम कहते हैं अडेंडम। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका है अपेंडिक्स, सप्लीमेंट, अटैचमेंट या फिर एक्सटेंशन। दोस्तों इन चारों का ही क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को जुड़कर आने वाली एक और कोई एक्स्ट्रा चीज़, यानी कि जो उसे बढ़ा देती है, बेसिकली उसे जो है वो उसकी मतलब की लेंथ बढ़ा देती है। तो ऐसी चीज़ों को हम अपेंडिक्स कह सकते हैं, सप्लीमेंट कह सकते हैं, अटैचमेंट कह सकते हैं, यानी कि जो किसी चीज़ के साथ अटैच होकर आती है, जो उसे मतलब कि और ज़्यादा बड़ा बनाती है, तो उसके लिए हम अटैचमेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक्सटेंशन, यानी कि जो उसे और भी ज़्यादा बड़ा बनाए, लंबा बनाए, तो उसे हम कह सकते हैं अपेंडिक्स, सप्लीमेंट, अटैचमेंट या फिर एक्सटेंशन। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की तो एंटोनिम इसका है मेन टेक्स्ट, कोर, बॉडी या फिर प्रिंसिपल कंटेंट। दोस्तों इन चारों का क्या मतलब है कि मतलब कि कोई चीज़ जुड़कर नहीं आ रही है, यानी कि उसके मेन कोर में है, मेन टेक्स्ट में है, कोई चीज़ पहले से ही उसके मेन मुद्दे में मौजूद है, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वही उसका मेन पार्ट है। कोर है, बॉडी है, एक स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर, उसमें ही आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी बिना कुछ मिस किए, ताकि आपको लास्ट में कुछ भी मतलब कि अडेंडम की तौर पर लगाना ना पड़े। या फिर प्रिंसिपल कंटेंट भी उसे हम कह सकते हैं, यानी कि हमारा मेन मुद्दा, तो उसे हम कहेंगे मेन टेक्स्ट, कोर, बॉडी या फिर प्रिंसिपल कंटेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द ऑथर इंक्लूडेड एन अडेंडम एट द एंड ऑफ द बुक टू अपडेट द इंफॉर्मेशन। यानी कि ऑथर ने क्या किया कि बुक के एंड में जो है वो उसने मतलब कि एक एक्स्ट्रा, यानी कि छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसने ऐड कर दी या फिर उसमें जोड़ दी, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सके और उसे बढ़ा सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो समझ पाओगे कि अडेंडम यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है डिसबर्स। दोस्तों डिसबर्स का मतलब होता है वितरित करना, भुगतान करना या फिर खर्च करना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं डिसबर्स। जैसे कि मान लो तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो और गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप अप्रूव कर दी। अब जब वो पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने फंड्स क्या किए हैं, तो डिसबर्स किए हैं। यानी कि डिसबर्स का मतलब होता है ऑफिशियली पैसा या फिर पेमेंट रिलीज करना। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो अगर कंपनी सैलरी इशू करती है तो एचआर ने क्या किया, सैलरी को डिसबर्स किया। या फिर बैंक लोन जो है वो मतलब कि बैंक लोन का अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में भेजा जाता है तो लोन क्या हुआ है, डिसबर्स्ड हुआ है। या फिर गवर्नमेंट ने फ्लड विक्टिम्स के लिए रिलीफ फंड रिलीज किया है तो फंड क्या हुआ है, वो भी डिसबर्स हुआ है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में डिसबर्स का मतलब होता है ऑफिशियली पैसा या फिर पेमेंट देना या फिर रिलीज करना, बेसिकली किसी के लिए खर्च करना जिसे हम कह सकते हैं, या फिर किसी को पैसा देना, भुगतान करना, उसका वितरित करना, तो उसे हम कह सकते हैं डिसबर्स। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम इसका है पे, एक्सपेंड, एलोकेट या फिर रिलीज। दोस्तों इन चारों का ही मतलब होता है भुगतान करना या फिर मतलब कि खर्च करना किसी के ऊपर। पे करना यानी कि आप किसी को अगर पैसे देते हो यानी कि उसका भुगतान करते हो तो उसे हम पे कहते हैं। एक्सपेंड यानी कि आपका खर्चा जिसे हम कह सकते हैं। एलोकेट या फिर रिलीज का मतलब होता है किसी को देना, यानी कि बेसिकली किसी को कोई धन या फिर राशि या फिर कोई पर्टिकुलर अमाउंट देना, किसी को मतलब कि सौंपना, तो उसे हम कहते हैं एलोकेट करना या फिर रिलीज करना किसी और के लिए। वही एंटोनिम इसका है कलेक्ट, रिसीव, विदहोल्ड या फिर रिटेन। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। रिसीव का मतलब होता है मिलना, यानी कि यहाँ पर पैसे की बात हो रही है तो यानी कि पैसा जमा करना, पैसा मिलना। विथहोल्ड का मतलब होता है पकड़ कर रखना, दूसरों को ना देना, यानी कि पैसा बिल्कुल पकड़ कर रखना। रिटेन का भी मतलब होता है दूसरों को ना मिलने देना, यानी कि अपने तक सीमित रखना, तो उसे हम कह सकते हैं विथहोल्ड या फिर रिटेन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द चैरिटी विल डिसबर्स फंड्स टू द नीडी फैमिलीज नेक्स्ट वीक। यानी कि अगले हफ्ते जो चैरिटी है वो क्या करने वाली है, जो भी ज़रूरतमंद फैमिलीज है, यानी कि जिनको भी जो है वो मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो उनको जो है वो मतलब कि चैरिटी अगले हफ्ते उनको यानी कि फंड्स डिस्पर्स करने वाली है, यानी कि पैसे देने वाली है, उनके लिए खर्च करने वाली है। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि डिसबर्स यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड है सुपर एनुएटेड। दोस्तों सुपर एनुएटेड का मतलब होता है अति वृद्ध, पुराना या फिर अप्रचलित, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, अपनी एज को क्रॉस कर चुकी है, या फिर जो चीज़ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है उम्र में, तो उसे हम कहते हैं सुपर एनुएटेड। जैसे कि मान लो तुम्हारे एक स्कूल में जो है वो एक टीचर है जो 40 साल से पढ़ा रहे हैं। अब वो रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह जो है वो नए टीचर आ रहे हैं जो कि मॉडर्न टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। वो पुराने टीचर सुपर एनुएटेड कहलाते हैं, मतलब कि रिटायर्ड या फिर ओल्ड फैशन हो चुके हैं, यानी कि उनका जो एक्टिव काम करने का जो टाइम था वो अब खत्म हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, यानी कि उनकी टीचिंग जो स्किल्स थी वो अब काम नहीं आती, और उनको जो है वो मतलब कि अभी सुपर एनुएटेड बोला जाता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि सुपर एनुएटेड क्या होता है। वैसे अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो जैसे एक एम्प्लॉय जो रिटायरमेंट एज क्रॉस कर गया तो वो क्या है, वो सुपर एनुएटेड है। या फिर कोई पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे कि टाइपराइटर है, फ्लॉपी डिस्क है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो सुपर एनुएटेड गैजेट्स है, यानी कि अब नहीं काम करते ये सब, यानी कि अब कोई इन्हें यूज़ नहीं करता है। ये क्या है, तो पुराने हैं यानी कि सुपर एनुएटेड है। या फिर अगर आपको और एग्जांपल बताऊं तो एक पुराना रूल जो आज के टाइम में इररिलेवेंट है, यानी कि आज के टाइम में उसे लागू नहीं किया जा सकता, वो क्या है, तो सुपर एनुएटेड लॉ है। यानी कि ऐसा कानून है, ऐसा नियम है जिसे कोई भी यूज़ नहीं करता, जो हमारे लिए पुराना हो चुका है, अप्रचलित है, यानी कि प्रचलन में नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं सुपर एनुएटेड लॉ। यानी कि सिंपल वर्ड्स में सुपर एनुएटेड का मतलब होता है रिटायर्ड, आउटडेटेड या फिर ओल्ड फैशन। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, रिटायर्ड या फिर ओल्ड फैशन। यानी कि इन चारों का ही मतलब होता है कोई पुरानी चीज़, कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि वृद्ध हुई चीज़, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, उम्र में बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है, या फिर अप्रचलित है, यानी कि आज के समय में जो है वो मतलब कि उसका कोई यूज़ नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा पुरानी कहलाती है। तो ऐसी चीज़ों को हम ऑब्सोलेट कह सकते हैं, आउटडेटेड कह सकते हैं, यानी कि जो समय के साथ बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है तो उसे हम आउटडेटेड कहते हैं। रिटायर्ड कहते हैं, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद अब उसका ऐसा समय आ चुका है कि उसे जो है वो मतलब कि अब यानी कि प्रचलन से निकालना, यूज़ नहीं कर सकता या फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो उसे हम रिटायर कह देते हैं। ओल्ड फैशन यानी कि जो पुराना, मतलब कि पुरानी कोई चीज़ होती है तो उसे हम ओल्ड फैशन कहते हैं, जो आज के समय में नहीं चल पाती। तो ये सारे हमारे वर्ड्स हैं जो हमारे सिनोनिम्स हैं। वही एंटोनिम इसका है मॉडर्न, करंट, एक्टिव, यंग। यानी कि जो चीज़ नई है, तरोताज़ा है, मॉडर्न है यानी कि आज के समय की है, करंट है यानी कि अभी के समय की, एक्टिव या फिर यंग है यानी कि जो चीज़ जो है वो मतलब कि आज के समय में चल पाएगी, जो बहुत ज़्यादा जवान है यानी कि नई है, तो उसे हम कह सकते हैं मॉडर्न, करंट, एक्टिव या फिर यंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस द सुपर एनुएटेड मशीनरी विथ न्यू टेक्नोलॉजी। यानी कि कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो जो है वो मतलब कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, यानी कि पुरानी जो मशीनरी थी उनकी, जो भी कुछ मतलब कि उनकी मतलब मशीनरीज थी, टेक्नोलॉजी थी, वो जो सुपर एनुएटेड हो चुकी है, जो पुरानी हो चुकी है, जो अब काम नहीं कर सकती, उनको वो नई टेक्नोलॉजी से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यानी कि उनको बदल देंगे और अब नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो काम करेंगे और उसको ही यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ पाओगे कि सुपर एनुएटेड हम कैसे समझ पाएंगे और इसका मतलब क्या होता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एकम्बेंट। दोस्तों एकम्बेंट का मतलब होता है लेटा हुआ, आश्रित या फिर पर निर्भर, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाना। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल के हिसाब से समझाती हूँ, तो मान लो तुम्हारे छोटे भाई को स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करने में आपकी हेल्प चाहिए। वो तुम पर एकम्बेंट है, यानी कि मतलब उसका डिपेंडेंट या निर्भर होना तुम्हारे ऊपर है। यहाँ सेंस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या सपोर्ट का प्रेशर किसी के ऊपर है, तो उसे हम कहते हैं एकम्बेंट, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड होना, निर्भर होना, आश्रित होना, तो उसे हम कह सकते हैं एकम्बेंट। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता के ऊपर एकम्बेंट है, किस चीज़ के लिए, खाने के लिए, पढ़ाई के लिए, शेल्टर के लिए, उसकी बेसिक नीड्स के लिए, यानी कि वो क्या है, तो अपने माता पिता के ऊपर एकम्बेंट है, यानी कि डिपेंडेंट है। एक एम्प्लॉय अपने टीम लीडर के ऊपर एकम्बेंट होता है टास्क कंप्लीट्स करने के लिए। या फिर एक जो पेशेंट होता है वो नर्स या फिर डॉक्टर के ऊपर एकम्बेंट होता है अपनी केयर के लिए, अपने इलाज के लिए, तो उसे हम कह सकते हैं एकम्बेंट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एकम्बेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट या फिर रिस्पॉन्सिबल ऑन समथिंग और समवन। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एकम्बेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसको समझना चाहिए। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है रिक्लाइनिंग, रेस्टिंग, डिपेंडेंट या फिर लीनिंग। रिक्लाइनिंग या फिर लीनिंग, इन दोनों का क्या मतलब होता है कि किसी का सहारा लेना, बिल्कुल जो है वो मतलब कि किसी पर लेट जाना, जो लेटने वाला सेंस होता है। यानी कि एक तरीके से आप जो है वो मतलब कि किसी पर मोरालिटी के बेसिस पर डिपेंडेंट हो सकते हो, या फिर एक जो होता है कि आप जो है वो मतलब कि फिजिकली किसी पर डिपेंडेंट हो, यानी कि आप जो है वो किसी पर मतलब कि किसी का सहारा लेकर उस पर पूरे तरीके से लीन कर रहे हो, यानी कि लेट रहे हो, तो उसे हम कह सकते हैं रिक्लाइनिंग या फिर लीनिंग। वही हमारा जो रेस्टिंग और डिपेंडेंट है, उसको हम कह सकते हैं कि किसी के ऊपर निर्भर होना, आश्रित होना, यानी कि किसी चीज़ के लिए डिपेंड होना। तो उसके लिए हम जो है वो रेस्टिंग और डिपेंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जो कि दिखाते हैं कि आप जो है वो किसी के ऊपर या तो फिजिकली डिपेंडेंट हो, या फिर आप जो है वो मोरालिटी के साथ, यानी कि किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आप डिपेंड हो किसी के ऊपर। तो उसे हम कह सकते हैं रिक्लाइनिंग, रेस्टिंग, डिपेंडेंट या फिर लीनिंग। वहीं अगर एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम इसका है अपराइट। अपराइट का मतलब होता है जो व्यक्ति मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो अपने आप में जो है वो मतलब कि सफाइज्ड है, यानी कि जो अपराइट है बेसिकली। तो उसे हम कह सकते हैं अपराइट। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो स्वतंत्र है, यानी कि जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। स्टैंडिंग का मतलब है जो खड़ा है, यानी कि जो मतलब कि कहीं पर इधर उधर जो है वो लेट नहीं रहा, किसी का सहारा नहीं ले रहा। या फिर सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि जो मतलब कि खुद पर निर्भर है, आत्मनिर्भर है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद खुद में ही सैटिस्फाइड है। तो उसे हम कहते हैं सेल्फ सफिशिएंट। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कैट वॉज अकम्बेंट ऑन द सनी विंडो सील ऑल आफ्टरनून। यानी कि ये जो कैट थी, यानी कि एक जो बिल्ली थी, उसने क्या किया कि वो जो पूरी दोपहर जो है वो मतलब कि एक विंडो पर पूरी तरीके से लेट चुकी थी, यानी कि विंडो की जो सील होती है, यानी कि जो खिड़की का जो कांच होता है, उसके ऊपर जो है वो मतलब कि बहुत ही लेजीनेस के साथ वो लेटी थी, यानी कि उस पर डिपेंड थी बेसिकली। यानी कि उसने क्या किया कि उस पर जो है वो मतलब वो निर्भर हो गई उस विंडो सील पर। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एकम्बेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा वर्ड आता है ह्यूरिस्टिक। दोस्तों, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोजात्मक, अन्वेषण संबंधी या फिर अनुभवजन्य। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड है जो कि पजल सॉल्व कर रहा है, वो हर पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहा होता है और ग्रेजुअली समझ रहा है कि कौन सा स्टेप सही है। तो ये जो ट्रायल एंड एरर या एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्मार्ट मेथड होता है, उसे ही ह्यूरिस्टिक कहते हैं। यानी कि आप सोच समझ कर अपनी गलतियों से या फिर अपने ट्राई करने के तरीके से अगर कोई चीज़ सीखते हो, या फिर किसी चीज़ का आप जो है वो जवाब निकालते हो, किसी चीज़ का जो है वो मतलब कि आप जो है वो किसी चीज़ को सॉल्व करते हो, तो उसे हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो गूगल सर्च सजेशन जो प्रीवियस यूज़र बिहेवियर से बेस्ट रिजल्ट दिखाता है, तो वो क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड है। या फिर कुकिंग में नए रेसिपीज ट्राई करना और एडजस्ट करना टेस्ट के हिसाब से, तो वो भी ह्यूरिस्टिक अप्रोच है। एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एजुकेटेड गेस करना, तो वो भी होता है ह्यूरिस्टिक स्ट्रैटेजी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्मार्ट एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड, यूजुअली ट्रायल एंड एरर से। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम ह्यूरिस्टिक कह सकते हैं। और ध्यान रखना है कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, इन्वेस्टिगेटिव या फिर डिस्कवरी बेस्ड। यानी कि ऐसी चीज़ें जो आप एक्सप्लोर के बेस पर करते हो, यानी कि एक्सप्लोर करके उसे सॉल्व करते हो, एक्सपेरिमेंट करके उसे सॉल्व करते हो, तो उसे एक्सपेरिमेंटल कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिव यानी कि इन्वेस्टिगेट करके, यानी कि उसकी छानबीन खोजबीन करके अगर आप उसे सॉल्व करते हो या फिर उसे हल कर लेते हो, उसका तोड़ निकालते हो, तो उसे हम इन्वेस्टिगेटिव कह सकते हैं। डिस्कवरी बेस्ड यानी कि आप उस पर रिसर्च करके अगर आप किसी चीज़ का मतलब कि जवाब निकालते हो, किसी चीज़ को सॉल्व करते हो, तो उसे हम जो है वो डिस्कवरी बेस्ड कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका है प्रिस्क्रिप्टिव, मेथोडिकल या फिर स्टैंडर्डाइज्ड या फिर रिजिड। यानी कि जो चीज़ कठोर है, यानी कि जो चीज़ डिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव है, मेथोडिकल है, जिसमें पूरी मेथड चाहिए होती है, एक अप्रोच चाहिए होता है, स्टैंडर्डाइज्ड है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, मेथोडिकल, स्टैंडर्डाइज्ड या फिर रिजिड। यानी कि जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपेरिमेंट या फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल काम नहीं करती है, आपको उस चीज़ के मेथड के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, तो उसे हम ये सारे एंटोनिम्स उसके लिए यूज़ कर सकते हैं।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर यूज्ड अ ह्यूरिस्टिक अप्रोच टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। यानी कि टीचर ने क्या किया कि ह्यूरिस्टिक अप्रोच का यूज़ किया ताकि वो स्टूडेंट्स को जो है वो एनकरेज कर सके कि वो इंडिपेंडेंटली यानी कि अकेले ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। यानी कि इस जो टीचर थी उसने कौन सा अप्रोच यूज़ किया, तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच यूज़ किया। यानी कि बेसिकली उसने क्या किया कि अपने ट्रायल एंड एरर से सीखने की यानी कि सीखने की क्षमता यानी कि उनके स्टूडेंट्स को सिखाई, एक्सप्लोरेटरी चीज़ें उन्हें सिखाई, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें उन्हें सिखाई, इन्वेस्टिगेटिव नेचर उन्हें सिखाया कि किस तरीके से आप तीनों का यूज़ करके एक किसी चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, किसी चीज़ का जवाब निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ पाओगे कि ह्यूरिस्टिक यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है फसीशियस। दोस्तों इसे फसीशियस प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है मजाकिया या फिर हंसी मजाक वाला। जैसे कि मान लो तुम्हारे क्लासरूम में जो है वो तुम सीरियस डिस्कशन कर रहे हो और एक स्टूडेंट जो है वो सडनली मजाक करता है, तो यहाँ वो बंदा थोड़ा सीरियस सिचुएशन में मजाक कर रहा है, तो वो क्या है, फसीशियस है। मतलब कि लाइटली जोकिंग स्पेशली इन अ सीरियस कॉन्टेक्स्ट ऑफन नॉट मीन टू ऑफेंड, तो उसे हम कह सकते हैं फसीशियस। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो मीटिंग में अगर कोई लाइटली फनी कमेंट कर दे तो वो फसीशियस रिमार्क है। या फिर फ्रेंड्स के बीच जोक्स जो सीरियस टॉपिक पर भी हंसी ले आए तो वो भी फसीशियस है। या फिर टीवी शोज या कॉमेडियंस जो सरकास्टिक और प्लेफुल ह्यूमर यूज करते हैं तो वो क्या है, वो भी फसीशियस स्टाइल है। सिंपल वर्ड्स में फसीशियस का मतलब होता है जोकिंग और प्लेफुल समटाइम्स इनअप्रोप्रिएटली, तो उसे हम कहते हैं फसीशियस। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है जोकिंग, ह्यूमरस, विटी या फिर प्लेफुल, यानी कि जो चीज़ मजाकिया है, आपको हंसाने वाली है, जो चीज़ बहुत ही कॉमिक है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं जोकिंग, ह्यूमरस, विटी या फिर प्लेफुल। वही एंटोनिम इसका है सीरियस, सोलेम, ग्रेव या फिर अर्नेस्ट, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा गंभीर है, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा डीप है, इंटेंस है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं सीरियस, सोलेम, ग्रेव या फिर अर्नेस्ट। वहीं इसका एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल इसका है हिज फसीशियस कमेंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग अनॉयड द मैनेजर, यानी कि जिस तरीके से वो जो है वो हंसी मजाक वाले जो कमेंट्स कर रहा था वो भी सीरियस मीटिंग के दौरान, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका मैनेजर जो है वो बिल्कुल इरिटेट हो गया था, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि फसीशियस इस वर्ड का यूज़ क्या करना है, यानी कि किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड है वेंचरस। दोस्तों वेंचरस का मतलब होता है साहसी, जोखिम लेने वाला, यानी कि बेसिकली बहादुर या फिर ब्रेव जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे वेंचरस। जैसे कि मान लो तुम्हारा एक फ्रेंड है जो हमेशा नए एडवेंचर्स के लिए रेडी रहता है, जंगल ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग या फिर माउंटेन क्लाइंबिंग, वो हमेशा ट्राई करने को तैयार रहता है, चाहे थोड़ा रिस्की क्यों ना हो। तो ये जो बोल्ड और रिस्क लेने वाला जो नेचर है, तो उसे हम जो है वो वेंचरस कहते हैं। जैसे कि अगर आपको डेली लाइफ के कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, तो एक ट्रैवलर जो अननोन कंट्रीज एक्सप्लोर करता है तो उसके अंदर वेंचरस स्पिरिट है। एक शेफ जो नए रेसिपीज ट्राई करता है तो उसका वेंचरस अप्रोच है। या फिर एक स्टूडेंट जो डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स लेने में हमेशा फर्स्ट होता है, यानी कि पहले होता है, तो वो भी वेंचरस है। सिंपल वर्ड्स में वेंचरस का मतलब होता है विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू थिंग्स, यानी कि जो रिस्क लेता है, जो जोखिम लेता है, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी होती है, तो ऐसे पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वेंचरस। और ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम इसका है बोल्ड, डेयरिंग, एडवेंचरस या फिर करेजियस। यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, डेयरिंग है यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है, एडवेंचरस है यानी कि किसी भी तरीके के एडवेंचर को, किसी भी तरीके के जोखिम को लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है, या फिर करेजियस है यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा यानी कि खुद पर आत्मविश्वास है, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा साहस है, बहादुरी है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं बोल्ड, डेयरिंग, एडवेंचरस या फिर करेजियस। एंटोनिम इसका है कॉशियस, टिमिड, केयरफुल या फिर हेजिटेंट। कॉशियस का मतलब होता है जो मतलब कि पहले खुद की सुरक्षा देखता है कि मैं किस तरीके से जो है वो मतलब कि अगर कहीं बुरी सिचुएशन में फंस जाऊं तो बच कैसे जाऊं, जो कॉशियस होता है यानी कि पहले खुद की देखभाल करता है। टिमिड का मतलब जो थोड़ा डरपोक होता है तो उसे हम टिमिड कहते हैं। केयरफुल यानी कि जो मतलब कि ध्यान रखने वाला होता है, केयर करने वाला होता है। या फिर हेजिटेंट यानी कि जो किसी काम को करने में हिचकिचाहट महसूस करता है, तो उसे हम हेजिटेंट कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द वेंचरस ट्रैवलर एक्सप्लोर द डेंस जंगल अलोन। यानी कि एक बहादुर ट्रैवलर ने क्या किया कि घने जंगल को अकेले ही एक्सप्लोर किया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि वेंचरस यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कॉरिजिबल। दोस्तों कॉरिजिबल का मतलब होता है सुधार योग्य या फिर दुरुस्त करने योग्य। जैसे कि मान लो तुम्हारे छोटे भाई ने गलती से तुम्हारी नोटबुक को फाड़ दिया, तुमने उसे समझाया और वो एग्री करके नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहने का प्रॉमिस करता है, तो यहाँ वो बंदा करेक्टेबल है यानी कि सुधारा जा सकता है। इसी सेंस में वो कॉरिजिबल है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कॉरिजिबल का मतलब होता है केपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और इम्प्रूव्ड, यानी कि जिसे सुधारा जा सकता है, जिसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो ऐसे किसी चीज़ को, ऐसे किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कॉरिजिबल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका है अमेंडेबल, रिफॉर्मेबल, रेक्टिफाइबल या फिर ट्रेनेबल। दोस्तों इन चारों का ही क्या मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में आप सुधार कर सकते हो, किसी चीज़ में आप सुधार कर सकते हो, उसे दुरुस्त कर सकते हो, उसे रिफॉर्म कर सकते हो, यानी कि उसे जो है वो आप फिर से नया जैसा बना सकते हो, अमेंड कर सकते हो यानी कि उसमें जो है वो आप सुधारना कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो या फिर ट्रेन कर सकते हो, यानी कि उसे अपने हिसाब से मतलब कि चेंज कर सकते हो। तो उसे हम कहेंगे अमेंडेबल, रिफॉर्मेबल, रेक्टिफाइबल या फिर ट्रेनेबल। वही एंटोनिम इसका है इनकॉरिजिबल, अनचेंजेबल, अनरेमिडिएबल या फिर होपलेस, यानी कि जिस चीज़ को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, जिसमें कोई भी आप सुधारना नहीं कर सकते हो, तो उसे हम कहेंगे इनकॉरिजिबल, अनचेंजेबल, इररेमिडिएबल या फिर होपलेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर बिलीव दैट इवन द मोस्ट डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट्स वर कॉरिजिबल विथ प्रॉपर गाइडेंस। यानी कि एक टीचर का ये मानना था कि सबसे ज़्यादा यानी कि बिगड़ा हुआ बच्चा जो होता है उसे भी जो है वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ सुधारा जा सकता है, यानी कि वो भी कॉरिजेबल होता है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि कॉरिजेबल यानी क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है कैविल। दोस्तों कैविल का मतलब होता है तुच्छ आलोचना करना, बकवास करना या फिर छोटे मोटे दोष निकालना। जैसे कि मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने जो है वो मतलब कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसमें जो है वो एक गेम प्लान किया और तुम उसके प्लान में हर छोटी छोटी बातों पर जो है वो ऑब्जेक्शन करते हो। जैसे कि ये रूल जो है वो थोड़ा अजीब है, इस टाइमिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, हमें ये नहीं खेलना चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये जो छोटी मोटी बातों पर अननेसेसरी ऑब्जेक्शन या फिर क्रिटिसिज्म करना होता है उससे ही कैविल कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं तो मीटिंग में अगर कोई हर माइनर पॉइंट पे क्वेश्चन उठाता है तो वो भी कैविल है। ग्रुप प्रोजेक्ट में अगर कोई हर स्मॉल सजेशन पर क्रिटिसाइज कर रहा होता है तो वो भी कैविल है। फ्रेंड्स के बीच छोटी छोटी बातों को अननेसेसरीली हाईलाइट करना तो वो भी एक तरीके से कैविल है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कैविल का मतलब होता है अननेसेसरी ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म ऑन स्मॉल मैटर्स, तो उसे हम कहेंगे कैविल। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका है क्विबल, निटपिक, ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेट, यानी कि किसी चीज़ के खिलाफ होना, किसी चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन उठाना। निटपिक, फ्रेट या फिर क्विबल का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर बहस करना, झगड़ा करना बेसिकली। यानी कि एक तरीके से जो है वो, यानी कि आप जो है वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो, उस चीज़ के खिलाफ हो जाते हो, तो उसे हम कहते हैं क्विबल, निटपिक, ऑब्जेक्ट या फिर फ्रेट। एंटोनिम इसका है अप्रूव, एक्सेप्ट, एग्री या फिर प्रेज, यानी कि किसी चीज़ को अपना लेना, स्वीकार कर लेना, उसे जो है वो उसकी सराहना करना, तो उसे हम कहते हैं अप्रूव, एक्सेप्ट, एग्री या फिर प्रेज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी टेंड्स टू कैविल ओवर माइनर डिटेल्स इन एवरी रिपोर्ट, यानी कि वो हर रिपोर्ट में जो है वो मतलब कि छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर यानी कि ऑब्जेक्टिफाई करती है, यानी कि हर चीज़ के खिलाफ होती है। तो इस चीज़ को आप जो है वो समझ पाओगे कि कैविल यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कभी भी यानी कि कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।